हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआर क्लासेस। क्या हाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के आज हम टॉप 50 एमसीक्यूज़ करेंगे एंड जो भी इसके इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स है, इन्फॉर्मेशन है, वो सभी हम आज की क्लास में यहाँ पे कवर करेंगे। आपका जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है एंड एफपीएफ एंड नर्सिंग एड, सो इनके सिलेबस में जो आपका सिविक्स का कंपोनेंट है, सिविक्स का जो पोर्शन है, वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। सो तभी हम आज से ये स्टार्ट करेंगे। सिविक्स का जो भी जितने भी टॉपिक्स हैं आपके, वो हम यहाँ पे सारे यहाँ पे कवर कर देंगे। और आज ही हमारी पहली क्लास थी सिविक्स की, फंडामेंटल राइट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट्स? जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है जिसमें फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड है? इज इट पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ या फिर पार्ट फिफ्थ? द करेक्ट आंसर इज पार्ट थर्ड। जो है पार्ट थर्ड डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। एंड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 जो हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है पार्ट थर्ड में, ठीक है। एंड ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, ये कहाँ से लिए हैं हमने लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, जहाँ पे ये बिल ऑफ राइट्स जाने जाते हैं। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है ये लिबर्टीज़ देता है इंडिविजुअल्स को, लेकिन ये अप टू अ सर्टन लिमिट है। जो भी लिबर्टीज़ हम सिटीजन्स को मिलती है या फॉरेनर्स को मिलती हैं, तो उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लेकिन हमें ये लिबर्टीज़ दी जाती हैं। एंड प्रोटेक्शन है, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये एक प्रोटेक्शन भी है अगेंस्ट आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन। आर्बिट्रेरी मतलब कि स्टेट कोई भी, मतलब कि जो गवर्नमेंट है ये कोई भी मनमानी नहीं कर सकती है, ऐसे किसी को भी हिरासत में नहीं ले सकती है, किसी का इनकाउंटर नहीं कर सकती है, मतलब मनमानी तरीके से, ठीक है, अपनी मर्जी से। सो आर्बिट्रेरी स्टेट एक्शन के अगेंस्ट ये हमें प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, कौन? फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत जो है, सो कौन सा आर्टिकल जो है हमारे संविधान में जो अबॉलिश करता है, ख़त्म करता है अनटचेबिलिटी को? इज इट आर्टिकल 16, 17, 18 या 19? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 17 जो है ये अबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को। चाहे अनटचेबिलिटी की कोई भी फॉर्म हो, ये उसकी हर एक फॉर्म को अबॉलिश करता है। एंड ये जो अनटचेबिलिटी को जो अबॉलिश कर रहा है, ये कौन से एक्ट के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है? 1955 का जो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, उसके थ्रू ये इम्प्लीमेंट किया जाता है। एंड ये हर एक फॉर्म में इसको अबॉलिश करता है, ठीक। सो इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, ठीक है। हाँ, वन मोर थिंग, ये जो आपका आर्टिकल 17 है ना, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो डेफिनेशन है अनटचेबिलिटी की, वो नहीं दी गई है, ठीक है, डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड, द राइट टू फ्रीडम इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल्स? राइट टू फ्रीडम जो है ये कौन से आर्टिकल में है? 14 to 18, 19 to 22, 23 to 24 या फिर 25 to 28? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल्स 19 to 22 जो है ये राइट टू फ्रीडम के साथ डील करते हैं, ठीक है। एंड अब हम देखते हैं यहाँ पे जो 19, कौन कौन से आर्टिकल देखे हमने? 19, 20, 21, 22, ये चार आर्टिकल्स हैं और चारों डील करते हैं राइट टू फ्रीडम के साथ। जो आर्टिकल 19 है ना, इसमें 6 राइट्स हैं, 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में, क्लॉज 1, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की पूरी आज़ादी है। फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, आप पीसफुली जो है वो असेंबल हो सकते हैं विदाउट आर्म्स, किसी भी हथियार के बिना, ठीक है। फ्रीडम टू मूवमेंट, राइट ऑफ फ्रीडम टू मूवमेंट, मतलब कि आप इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। रेजिडेंट्स, आप कहीं पर भी रह सकते हैं। प्रोफेशन, और आपका कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं, बट अप टू अ सर्टन लिमिट, कुछ एक्सेप्शंस है। आप कोई बोलेगा कि मुझे कुछ ऐसा प्रोफेशन चूज़ करना है जिसमें वो किसी का मर्डर कर रहे हैं, कोई चोरी चकारी है, तो ऐसे वाले प्रोफेशन नहीं, मतलब हर एक में एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 19 जो है ना, क्लॉज 1 सब क्लॉज ABCDEF, यहाँ पे ये 6 क्या है आपके 6 राइट्स है जो कि फ्रीडम देते हैं। वन मोर थिंग, यहाँ पे है मूवमेंट, रेजिडेंट्स, एंड यहाँ पे एक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, ठीक है। आर्टिकल 19 में सब क्लॉज 1 जो आपका 7 सब क्लॉज था ना, उसमें राइट टू प्रॉपर्टी भी एक फंडामेंटल राइट था, बट अब इसको अबॉलिश कर दिया गया है 19
44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको अबॉलिश कर दिया गया है 1978 में। अब ये एक लीगल राइट है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 जो है ना, प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जिसने भी कोई एक्ट किया है, कोई किसी का कुछ भी मर्डर है या वॉट एवर, ठीक है, तो उसको भी प्रोटेक्ट करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। मतलब कि आप किसी को बिना वजह जो है डिटेन नहीं कर सकते हैं, हिरासत में नहीं ले सकते हैं। तो हर एक में कुछ कुछ यहाँ पे वो दिए हुए हैं, प्रोटेक्शन दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट इज 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक। 21A में है राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। एंड 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। जहाँ पे अरेस्ट होगा या किसी को डिटेन किया जा रहा है तो उसके अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन दी गई है कि ऐसे ही बिना वजह किसी को जेल में नहीं डाल सकते हैं, किसी को कैद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ यहाँ पे प्रोटेक्शन दी गई है। ये आर्टिकल्स हैं, ये सारे राइट टू फ्रीडम के साथ डील करते हैं, फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। सो राइट टू प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा है, इसको अबॉलिश कर दिया गया है, अब ये एक लीगल राइट है, ठीक है। इसको रिमूव कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 एंड नाउ ये अंडर आर्टिकल 300A है एज अ लीगल राइट, फाइन। मैं यहाँ पे आपको क्विकली क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि कम टाइम में आपके यहाँ पे हमने 50 MCQs करने हैं इस टॉपिक के, हम क्विकली यहाँ पे कर सकें, ठीक। विच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन सा आर्टिकल गारंटी है हमें, कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि सभी जो है वो इक्वल है कानून की नज़र में। डैट इज आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, एंड दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ प्रोवाइड करता है आर्टिकल 14, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये आ सकता है, ये ब्रिटिश ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इट इज़ एन अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लिया गया है, सो इट इज़ एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट, फाइन। नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कौन से फंडामेंटल राइट को कहा है हार्ट एंड सोल। सो डैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को कहा गया है, जो कि अंडर आर्टिकल 32 है, ठीक है। सो इसको कहा गया है हार्ट एंड सोल, फाइन। एंड ये अंडर आर्टिकल 32 है, मतलब कि जो सिटीजन्स है, हम सिटीजन्स को अलाउ किया गया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के लिए। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट हो रहे हैं तो हम उनको इन्फोर्स करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और 32 आर्टिकल जो है ये एम्पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू इशू रिट्स भी इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, और वो रिट्स 5 टाइप्स की होती हैं, आगे हम वो देखेंगे, फाइन। Next is which of the following writs is issued to produce a person before a court। एक कोर्ट के सामने किसी को आपने लेके आना है, पर्सन को जिसको डिटेन कर रखा है, तो कौन सा रिट जो है वो इशू करता है, मैंडमस, हेबियस कॉर्पस, सर्शियरी या फिर क्यों वारंटो। द करेक्ट आंसर इज हेबियस कॉर्पस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो रिट इशू करेगा हेबियस कॉर्पस का। सो किसी भी पर्सन ने अगर किसी को डिटेन कर रखा है, सो वो कोर्ट जो है वो कहेगा कि आप उसको सामने लेके आओ, एंड देन कोर्ट जो है वो क्या करेगा, अपना वेरीफाई करेगा, देखेगा कि जो जिसको आपने हिरासत में लिया है क्या वो मतलब सही तरीके से लिया है, या ऐसे किसी बेगुनाह को, किसी इनोसेंट को आपने यहाँ पे कैद कर दिया है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है, हेबियस कॉर्पस का एक लैटिन टर्म है ये, टू हैव द बॉडी ऑफ। सो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम इलीगल डिटेंशन, किसी को भी हिरासत में ऐसे नहीं ले सकते हैं। सो इलीगल तरीके से अगर किसी को लिया है तो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। कौन सा आर्टिकल है जो कि डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है उसको प्रोहिबिट करता है, कौन से ग्राउंड्स पे, कि इन ग्राउंड्स पे भेदभाव नहीं हो सकता है। रिलीजन पे, धर्म, रेस, कास्ट, जाति, सेक्स या मेल फीमेल या अदर जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब इन 5 ग्राउंड्स पे प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो बाकी ग्राउंड्स है उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। सो कौन सा आर्टिकल है, इज इट आर्टिकल 14, 15, 16 या फिर 17। सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 15 जो है ना ये प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन जो गवर्नमेंट है वो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है, ठीक है। और ये जो आर्टिकल 15 है इसमें कुछ क्लॉजेस भी हैं, ये काफ़ी फंडामेंटल राइट्स जो है ना ये बहुत वास्ट और बहुत ही लेंथी टॉपिक है। जो पॉलिटी है ना लक्ष्मीकांत की,
उसमें एटलीस्ट 35 to 40 पेजेस जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। सो ये बहुत ही वास्ट है, बट यहाँ पे हम बहुत समराइज फॉर्म में इसको कर रहे हैं। तो आर्टिकल 15 के जो क्लॉजेज हैं ना, उसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं विमेन के लिए, चिल्ड्रन के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। तो अभी हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं आपके एग्जाम्स के परस्पेक्टिव से, बट यहाँ पे ये प्रोविजंस प्रोवाइड किए हुए हैं आर्टिकल 15 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो सबको बराबरी जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो कौन सा आर्टिकल प्रोवाइड करता है, कौन सा करता है? आर्टिकल 16, ठीक है, डायरेक्टली बता देते हैं आपको। आर्टिकल 16 जो है इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि किसी भी सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। कौन से ग्राउंड्स पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट एंड रेजिडेंस। इससे पहले हमने 15 देखा था। 15 में 5 ग्राउंड्स थे, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। जो 16th वाला आर्टिकल है ना, इसमें 2 और ऐड कर देना, डिसेंट एंड रेजिडेंस, ठीक। यानी कि जो बाकी ग्राउंड्स है उस पर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, बट इन ग्राउंड्स पे नहीं होगा। और आर्टिकल 16 जो है उसमें भी कुछ क्लॉजेस है जहाँ पे रिजर्वेशन भी दी गई है बैकवर्ड क्लासेस को, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर इज मैंशनड इन। सो ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स मतलब ह्यूमन बींग्स का आप व्यापार नहीं कर सकते हो, और मतलब उनका सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स ऐसे तरीके से आप उनका नहीं कर सकते हो, उनको बेच नहीं सकते हो, खरीद नहीं सकते हो जैसे हम चीज़ों को खरीदते हैं, ठीक है। और जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन है, स्लेवरी है, तो इन सबको प्रोहिबिट किया गया है। एंड फोर्स लेबर मतलब कि किसी से, फोर्स लेबर मीन्स बेगार, ठीक है, मतलब बिना किसी वेजेस के आप किसी से काम करवा रहे हो, तो इन सबको प्रोहिबिट किया गया है। कौन से आर्टिकल में? 21, 22, 23 या फिर 24? इट इज़ 23। अंडर आर्टिकल 23 द प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, फाइन। सो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट करता है एंड फोर्स लेबर को भी, जिसको बेगार कहते हैं। और ये वाला जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23, ये सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को दोनों को ही एप्लीकेबल है। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज। मतलब कि कौन सा आर्टिकल है जो कि चिल्ड्रन की जो एम्प्लॉयमेंट है, आप किसी भी चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो जो कि 14 ईयर्स से कम के चिल्ड्रन होंगे। कहाँ पे? इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, जहाँ पे खतरा है, डेंजर है, जान को खतरा होगा। हैजार्डस इंडस्ट्रीज में आप इनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो। सो वो कौन सा आर्टिकल है? सो इट इज़ आर्टिकल 24। 23 में आ गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, एंड 24 में आता है प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को बिलो 14 ईयर्स, ठीक है। सो कहाँ पे? फैक्ट्रीज हो गया, माइंस हो गया, हैजार्डस ऑक्यूपेशंस हो गया, सो इन जगहों पे प्रोहिबिट करता है। द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल। फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आपके पास पूरी की पूरी फ्रीडम है, ठीक है, रिलीजन को लेके। सो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है ये दिया गया है आर्टिकल 25 to 28 में, ठीक है। और ये क्यों दिया गया है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? ताकि जो इंडियन स्टेट है, जो इंडिया है, इंडिया का जो सेक्युलर नेचर है, ठीक है, ये मेंटेन रहे, फाइन। यहाँ पे सेक्युलरिज्म है, ठीक है, सारे रिलीजन्स जो हैं वो इक्वल है, सो इसीलिए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है। विच आर्टिकल गिव्स माइनॉरिटीज द राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कौन सा आर्टिकल है जो कि माइनॉरिटीज़ को राइट दिया गया है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं? इज इट आर्टिकल 28, 29, 30 या फिर 31? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोटेक्ट करता है ये एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ को बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज। मतलब कि जो माइनॉरिटीज़ रिलीजियस वाइज और लैंग्वेज के लिंग्विस्टिक बेसिस पे, सो ये उनके एजुकेशनल राइट्स को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हमने ये ऊपर देखा है, कौन सा फंडामेंटल राइट है? सो इट इज आर्टिकल 21, इट प्रोटेक्ट्स लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। एंड ये जो 21 आर्टिकल है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम अपनी जजमेंट्स के थ्रू काफ़ी एक्सपैंड किया गया है, इसमें काफ़ी सारे जो है ऐड ऑन किए हुए हैं, ठीक है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉज के अगेंस्ट प्रोटेक्शन दी गई है।
सो कौन से आर्टिकल ने प्रोटेक्शन दी है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ? इट इज़ आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 कहता है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डबल जियोपार्डी एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, सो आर्टिकल 20 जो है ना प्रोटेक्शन दे रहा है अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का मतलब होता है कि सपोज किसी ने पिछले साल कोई ऐसा काम किया, कोई ऐसा एक्ट किया जो कि पिछले साल लीगल था, सही था, मतलब कि सही इन द सेंस कि कोई पनिशमेंट नहीं थी उस एक्ट के लिए। ठीक है, लेकिन अब इस साल एक रूल आ जाता है, एक लॉ बन जाता है कि जो ये वाला काम है जो कि लास्ट ईयर हुआ था, इसके लिए ये सज़ा है। लेकिन जो काम इन्होंने पिछले साल किसी ने किया था, तब अगर पनिशमेंट नहीं थी तो उस बेसिस पे उनको पनिश नहीं किया जा सकता कि आपने ये वाला काम लास्ट ईयर किया था और अब इसकी सज़ा है। ठीक है, तो मतलब नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, जो एक्ट हो चुके हैं और उसके लिए अब आप नया एक लॉ बना रहे हो, तो क्रिमिनल लॉज में क्या होगा, उनको इम्यूनिटी दी जाएगी। लेकिन सिविल मैटर्स में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं होता है, लेकिन सिर्फ क्रिमिनल मैटर्स में होता है कि अगर किसी ने सपोज कोई छोटी मोटी कोई चोरी कर दी पिछले साल और तब उस पर कोई ऐसा लॉ नहीं था, ठीक है, लेकिन अभी जो है वो लॉ बन गया, अब उसको आप पनिश नहीं कर सकते हो जो पिछले साल उसने कोई ऐसा काम किया था। ठीक है, डबल जियोपार्डी का मतलब होता है अगर किसी ने कोई मर्डर कर दिया और उसको अगर एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है, सज़ा मिल चुकी है, दोबारा उसको उसी सेम गुनाह की सज़ा नहीं मिल सकती है। मतलब एक अगर गुनाह हो चुका है, किसी का मर्डर या कोई भी ऐसा कुछ चोरी चकारी, ठीक है, उसके लिए सज़ा मिल चुकी है, दोबारा आप नहीं मिलेगी। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है कि आप अपने मतलब कोई भी इंसान अपने खिलाफ विटनेस नहीं दे सकता है। ठीक है, सो इन सब के अगेंस्ट जो है प्रोटेक्शन दी गई है अंडर आर्टिकल 15। फाइन, नेक्स्ट इज आर्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया? इनमें से कौन सा राइट है जो सिर्फ इंडिया के सिटीजन्स को, नागरिक को दिया गया है? 14, 19, 21 या फिर 22? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 19 जो है ना, इट इज़ अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। आर्टिकल 19 हमने देखा जिसमें 6 तरह की फ्रीडम दी गई है। सो ये सिर्फ सिटीजन्स को है ये आर्टिकल। ठीक है, और नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग। फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये सस्पेंड हो सकते हैं, और ये कब हो सकते हैं? ड्यूरिंग नेशनल एमरजेंसी, स्टेट एमरजेंसी, फाइनेंशियल एमरजेंसी या फिर ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नेशनल एमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे, एंड नेशनल एमरजेंसी जो है वो अंडर आर्टिकल 352 है। ठीक है, लेकिन जो 20 एंड 21 है ना, ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आर्टिकल 20 एंड 21, ठीक है, वो सस्पेंड नहीं होंगे आफ्टर दी 44th, जो 44th अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, इसके बाद से आर्टिकल 20 एंड 21 जो होगा वो सस्पेंड नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल अलाउज द सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स? ये हमने देखा आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है रिट्स इशू करने के लिए, और 5 तरह के रिट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्यो वारंटो। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर प्रोवाइडेड अंडर। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो हैं ये कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? इट इज़ 29 एंड 30। 29, 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। फाइन, आर्टिकल 29 जो है ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रोटेक्ट करता है ऑफ माइनॉरिटीज़, और आर्टिकल 30 जो है ये राइट है ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 30 जो है माइनॉरिटीज़ को राइट देता है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मॉडिफाई फंडामेंटल राइट्स फॉर आर्म्ड फोर्सेस? आर्म्ड फोर्सेस के लिए जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, और मॉडिफाई चेंज भी कर सकता है। सो कौन सा आर्टिकल जो है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है? इज इट 33, 34, 35 या फिर 36? द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 33 जो है पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो आर्म्ड फोर्सेस के लिए फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, एंड चेंज भी कर सकता है। ठीक है, सो रेस्ट्रिक्ट करना, मॉडिफाई करना फंडामेंटल राइट्स को किन किन के लिए? आर्म्ड फोर्सेस के लिए और पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
The right against exploitation consists of which articles? So right against exploitation जो है ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? It is आर्टिकल 23 to 24 जो है right against exploitation. ठीक है, ये हमने देख लिया था. 23 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, 24 जो है चाइल्ड लेबर. ठीक है, नेक्स्ट इज विच रिट इज इशूड टू प्रिवेंट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन. सो कौन सा रिट है जो कि एक लोअर कोर्ट को प्रिवेंट करता है कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन के बाहर एक्सीड नहीं कर सकता है. इसका मतलब है कि पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं. सर्शिलरी, मैंडेमस, प्रोहिबिशन या फिर हेबियस कॉर्पस. द करेक्ट आंसर इज प्रोहिबिशन. सो इसमें क्या होता है ना, प्रोहिबिशन में, इस रिट में क्या होता है कि जो हायर कोर्ट है, ठीक है, जो हायर कोर्ट है वो क्या करती है, वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करती है कि आप अपनी जितनी आपको पावर दी गई है और आप अपनी पावर से ज़्यादा जजमेंट कर रहे हैं, अपनी पावर से ज़्यादा आप एक्सीड कर रहे हैं, अपनी जितनी आपके पास लिमिटेशंस हैं आप उससे ज़्यादा जो है वो आप नहीं कर सकते हैं. सो वो क्या करता है, प्रोहिबिट करता है. ठीक है, जब हायर कोर्ट को लगता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपनी लिमिट से ज़्यादा बाहर जा रहा है, जितनी लिमिट्स दी गई हैं, जितनी पावर्स दी गई हैं एक लोअर कोर्ट को, सो तब जो है ये प्रोहिबिशन का रिट लगाया जाता है. ठीक है, हायर कोर्ट्स जो है इशू करते हैं टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स जो होती है लोअर कोर्ट की व्हेन दे एक्सीड ज्यूरिसडिक्शन. फाइन. विच रिट लिटरली मीन्स वी कमांड. सो इनमें से कौन सा रिट है जिसका मतलब होता है वी कमांड? मैंडेमस, सर्शिलरी, प्रोहिबिशन या फिर क्यो वारंटो. सो द करेक्ट आंसर इज मैंडेमस का मतलब है वी कमांड. सो इसमें क्या होता है, एक पब्लिक अथॉरिटी जो है ना उसको बोला जाता है कि आप अपने काम जो है, अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो सही तरीके से, लीगल तरीके से परफॉर्म करें. फाइन. नेक्स्ट इज गाइज, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, क्लास पसंद आ रही है, सो लाइक करना ना भूलें. आपको मैंने अभी तक नहीं बोला लाइक करने को, पर आई होप अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर किया होगा एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, नेक्स्ट इज विच रिट इज़ इशू टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ अ पर्सनस क्लेम टू अ पब्लिक ऑफिस. सो इनमें से कौन सा रिट है जो कि इशू किया जाता है कि अगर किसी पर्सन ने क्लेम किया है किसी पब्लिक ऑफिस के अगेंस्ट, सो उस क्लेम को देखने के लिए कि वो लीगल है इलीगल है, सो कौन सा रिट जो है वो इशू किया जाता है? इट इज़ नन अदर देन क्यो वारंटो, जिसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. ठीक है, it prevents illegal occupation of public office. Next is which article protects individual against arbitrary arrest and detention. So मतलब arbitrary arrest का मतलब होता है किसी भी ऐसे मनमानी तरीके से किसी को अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर देना, अपनी मर्जी से किसी को भी उठा लेना. ठीक है, सो कौन सा आर्टिकल जो है प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स को against arbitrary arrest and detention? It is none other than article 22 protects individuals against arbitrary arrest and detention. फाइन. एंड इसमें राइट भी दिया जाता है कि जिसको डिटेन किया है, अरेस्ट किया है, कि वो लॉयर कंसल्ट कर सकते हैं एंड मजिस्ट्रेट के सामने उनको लाया जाएगा विद इन 24 आवर्स. 24 घंटे के अंदर अंदर जिसको आपने अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा. जो जर्नी का टाइम होगा उसको एक्सक्लूड किया जाएगा, उसको प्लस नहीं किया जाएगा 24 घंटे में. ठीक है, नेक्स्ट इज which article prohibits religious instruction in government educational institutions. जो गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है जहाँ पे पूरी तरीके से फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को प्रोहिबिट किया गया है. कौन सा आर्टिकल में? 25, 26, 27 या फिर 28. इट इज़ नन अदर देन आर्टिकल 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी एक रिलीजन की या कोई भी रिलीजन की जो है वहाँ पे वो तालीम नहीं दी जाएगी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में. ठीक है, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं आर्टिकल 28 में. ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से फंडिंग कर रहा है तो वहाँ पे नहीं अलाउड है, लेकिन अगर गवर्नमेंट पूरी तरीके से फंडिंग नहीं कर रहा है, कुछ स्मॉल अमाउंट में कर रहा है, तो वहाँ पे जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है वो शायद दे सकते हैं. ठीक है, तो कुछ एक्सेप्शंस है इसमें, काफ़ी ज़्यादा इसमें क्लॉजेस हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोहिबिट्स टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए मतलब कि आर्टिकल जो है ये प्रोहिबिट करता है टैक्सेशन, मतलब किसी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप टैक्स पे करो इस रिलीजन के लिए. ठीक है,
और अगर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास जो भी पैसा होता है, जो भी टैक्सेस से पैसा कमाया जाता है गवर्नमेंट में, उस पैसे से गवर्नमेंट किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन पे खर्च नहीं कर सकती है। अगर आपको अगर आपको सपोज टेम्पल बनाना है, तो आप सिर्फ टेम्पल में वो सारा पैसा नहीं खर्च करेंगे, आप मॉस्क, गुरुद्वारा, चर्च, ठीक है, मोनास्ट्री, सो मतलब कि आपको सभी रिलीजन्स को यहाँ पे इक्वली देखना है। आप किसी एक रिलीजन को पूरी तरीके से आप पूरा पैसा एक रिलीजन की प्रमोशन में नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। सो कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रोहिबिट करता है टैक्सेशन फ्रॉम प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन? इट इज़ नॉन अदर देन आर्टिकल 27, ठीक है। क्योंकि इंडिया में सेक्युलरिज्म है, इसीलिए आर्टिकल 27 है कि एक रिलीजन की प्रमोशन नहीं होगी, अगर होगी तो सबकी बराबर में, ठीक। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल अलाउज पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग मार्शियल लॉ? जब मार्शियल लॉ लगता है, सो कौन सा आर्टिकल है जो पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि आप फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दो? मार्शियल लॉ के टाइम पे कौन सा फंडामेंटल राइट है? आर्टिकल 34, ठीक है। नेक्स्ट इज विच आर्टिकल गिव्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स को अगर एनफोर्स करना है तो पार्लियामेंट को कौन से आर्टिकल में पार्लियामेंट को पावर दी गई है, अथॉरिटी दी गई है कि आप लॉज बना सकते हो अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करना है? इट इज़ आर्टिकल 35, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट जो है वो लॉज बना सकती है रिगार्डिंग सिटीजनशिप हो गया, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स, इन सब के लिए पार्लियामेंट लॉज बना सकती है अंडर आर्टिकल 35। नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल राइट हैज़ बीन एक्सपैंडेड बाय जुडिशियल इंटरप्रिटेशन टू इंक्लूड राइट टू प्राइवेसी? सो कौन से फंडामेंटल राइट को एक्सपैंड किया गया है बाय वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ताकि राइट टू प्राइवेसी जो है वो इंक्लूड हो सके? इज इट आर्टिकल 19, 20, 21 या फिर 22? इट इज़ आर्टिकल 21, जो कि हमने पहले भी ऊपर देखा कि आर्टिकल 21 जो है ना, वो टाइम टू टाइम जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा वास्ट हो चुका है, और राइट टू प्राइवेसी जो है ना वो आर्टिकल 21 में ही आता है। एंड राइट टू प्राइवेसी जो है ये कौन से केस में दिया गया था? जब केस हुआ था केएस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 केस में। सो इस वाले केस में राइट टू प्राइवेसी जो है इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, फाइन। नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट। सो अब कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू एजुकेशन है इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया? सो इट इज़ 86th अमेंडमेंट इन 2002, ठीक है। 86th अमेंडमेंट 2002 में जो राइट टू एजुकेशन है इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और ये आर्टिकल 21A में आता है, ठीक है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना ये आर्टिकल 21A में है, और कौन सी अमेंडमेंट में हुआ था? 86 2002 में। और इस आर्टिकल में ये जो राइट टू एजुकेशन आता है, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसमें दिया गया है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देंगे कौन से चिल्ड्रन को? एज्ड बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 6 से लेके 14 ईयर्स तक जो भी चिल्ड्रन है इनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21A जो कि ऐड हुआ था 86th अमेंडमेंट में, फाइन। नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स? इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट्स है जो कि सिर्फ जो सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, इन्हीं को अवेलेबल है? ये है आर्टिकल 19 जो कि राइट टू फ्रीडम है, आर्टिकल 29 जो माइनॉरिटीज़ वाला है, एंड आर्टिकल 30 सेम। सो ये जो 3 आर्टिकल्स हैं ये किनको है? ओनली टू सिटीजन्स को ही हैं, ये बाकी नॉन सिटीजन्स को ये आर्टिकल, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं अवेलेबल है, फाइन। एंड अब हम देखते हैं कि कौन कौन से राइट्स है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल हैं। ये हैं 15, 16, 19, 29 एंड 13, ठीक है। कितने हैं? 5 है। ये 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल हैं, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स? सिटीजन्स हो गए और फॉरेनर्स हो गए, दोनों को ही ये फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। कौन सा है? इट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिकॉज जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस है, ये सारे अंडर आर्टिकल 19 आते हैं। और 19 जो है वो किसको अवेलेबल है? सिर्फ सिटीजन्स को। यहाँ पे पूछा गया है सिटीजन्स और फॉरेनर्स दोनों को कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है? दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आर्टिकल 14, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि बोथ सिटीजन्स और फॉरेनर्स को कौन कौन से राइट्स जो हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आर्टिकल 14, 20, 21, ठीक है।
नेक्स्ट 21A, 22, 23, 24 एंड देन 25 से लेकर 28, ये सभी जो हैं सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स दोनों को ही अवेलेबल हैं, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन, सिर्फ सिटीजन्स को है, बाकी नहीं है। सो 34th क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? इट इज़ 16, आर्टिकल 16, 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अंडर आर्टिकल 19 अलाउज सिटीजन्स टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया? आप इंडिया में, इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो फ्रीली, ठीक है। सो कौन से आर्टिकल में ये दिया गया है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, ठीक है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फाइन। एंड ये हमने देखा था कि 6 फ्रीडम दी जाती है, स्पीच, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, ये हमने देख लिया था पहले ही। विच आर्टिकल गारंटीज द फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन? कौन सा आर्टिकल जो है ये फ्रीडम देता है कि आप रिलीजन का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, प्रोपोगेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज़ आर्टिकल, कौन से आर्टिकल में दिया गया है ये? इट इज़ आर्टिकल 25 में है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड अपने रिलीजन का आप प्रचार प्रसार मतलब प्रोपोगेट फैला भी सकते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी दिया गया है प्रोवाइड फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब कि आप अपने भगवान से या आप अपने ऑलमाइटी से, आप अपने अल्लाह से, ठीक है, आप अपने रब से अपना रिश्ता खुद बना सकते हैं और आप किसी भी तरीके से उनको वर्शिप कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस भी दिया गया है एंड इट अप्लाइज टू ऑल पर्सन्स नॉट जस्ट सिटीजन्स। ये हमने देखा था कि ये जो आर्टिकल है ये सिर्फ सिटीजन को नहीं है बल्कि नॉन सिटीजन्स को भी है, ठीक है। 25 to 28। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स टाइटल्स सच एज राय बहादुर एंड खान बहादुर? कौन सा आर्टिकल है जो कि टाइटल्स को प्रोहिबिट करता है कि अपने नाम के आगे ये राय बहादुर पहले टाइम पे जो लगाते थे, खान बहादुर, ऐसा कुछ भी, ठीक है, अपने नाम के आगे इन टाइटल्स को प्रोहिबिट किया गया है ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। सो कौन से आर्टिकल में है ये? इट इज़ आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 18 जो है ना सभी टाइटल्स को अबॉलिश करता है एक्सेप्ट जो मिलिट्री में या फिर एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में, पोजीशंस में जो टाइटल्स है उनको छोड़ के बाकी सभी टाइटल्स को जो है वो अबॉलिश कर दिया गया है ताकि इक्वालिटी बराबरी रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज द राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के आप पीसफुली इकट्ठे हो सकते हैं। कौन से राइट में दिया गया है ये? आर्टिकल 19 में दिया गया है क्लॉज 1 एंड कौन से क्लॉज में है ये? क्लॉज सब क्लॉज बी में, ठीक है। सब क्लॉज बी में दिया गया है कि आप असेंबल हो सकते हैं पीसफुली विदाउट आर्म्स, ठीक। नेक्स्ट इज विच फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज? फैक्ट्रीज में चिल्ड्रन की जो एक्सप्लॉयटेशन होगी उसको ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब कि आप चिल्ड्रन को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हो, फैक्ट्रीज हो गया, हजार्डस जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे। सो इट इज़ आर्टिकल 24, हमने देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स कैन इशू रिट्स इन इंडिया? इंडिया में जो रिट्स है वो कौन सी कोर्ट इशू कर सकती है? ओनली सुप्रीम कोर्ट, क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या सिर्फ हाई कोर्ट करेगी, या फिर दोनों, या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स? द करेक्ट आंसर इज बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जो है वो रिट्स इशू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो हमने देखा अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट है अंडर आर्टिकल 226, फाइन। सो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, ठीक है। सो गाइस आप क्लास कैसी लगी आपको, ये क्लास कंटेंट कैसा लगा आपको, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर जो है आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ इसे लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल से आपको आई विल ट्राई माई बेस्ट, कल से आपको डेली बेसिस पे मॉर्निंग एंड इवनिंग में दिन में आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड की जाएं, तो आप प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। एंड मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।